हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलो अपनी पढ़ाई को बनाते हैं इंटरेस्टिंग। यही है मेरा टैग, लेट्स मेक द स्टडी इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको वीडियो में टॉपिक कवर करती हूँ प्रॉस्पेक्टस। कंपनी लॉ में बहुत सारे हमने टॉपिक्स उठाए हैं और उनके वीडियो आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आज के टॉपिक में मैंने प्रॉस्पेक्टस लिया है। क्या होता है प्रविवरण? तो देखो, प्रविवरण वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक तरह से ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है। ऑफरिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है जिसके जरिए एक कंपनी अपने शेयर्स के बारे में या बॉन्ड्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज पब्लिक तक पहुंचाती है। इसी नॉलेज के बेस पर, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर एक जो पब्लिक है वो अपना डिसीजन मेकिंग करती है कि अपना इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी में या नहीं करना है। राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेक्टस को जो कवरेज दी गई है कंपनीज एक्ट में, वो जरा सा देख लो। एक तो कंपनीज ऑर्डिनेंस है 1984, एक तो वो कवर करता है। एक कवर करता है जो एक्ट है 2013, उसका सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 26। क्लियर है? तो अब जरा बात करते हैं। अगर कीवर्ड में कहें कि एक डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसको आप ऐसे याद कर लो। दिस इज द फॉर्मल लीगल ऑफर डॉक्यूमेंट। फॉर्मल लीगल ऑफर डॉक्यूमेंट है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट भी है और एक ऑफर डॉक्यूमेंट भी है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लॉ को ध्यान में रखते हुए फॉर्मली फ्रेम किया जाता है, जो ऑफर कर रहा होता है पब्लिक को कि हम हमारे शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। यू आर इनवाइटेड टू इन्वेस्ट योर मनी इन द शेयर्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो जरा बात करें कि क्या कहता है हमारा ऑर्डिनेंस। वो ऑर्डिनेंस ये कहता है, ऑर्डिनेंस है 1984 वाला। ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या कहता है? ये कहता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स any notice, any circular, any advertisement or any other communication inviting offers from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of body corporate, inviting deposits from the public other than deposits invited by the banking company or a financial institution approved by the federal government, whether described as prospectus or otherwise। ये कहता है हर वो नोटिस, हर वो सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट, उसमें हम प्रॉस्पेक्टस कह सकते हैं जो एक पब्लिक को ऑफर इनवाइट करता हो और अपने कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो। ठीक है। अब बात करें, अगर 2013 सेक्शन जो है, एक्ट जो है, उसमें जो सेक्शन नंबर 2 है वो क्या कहता है? इसका सेक्शन 2 ये कहता है प्रॉस्पेक्टस मीन एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्ट रूप में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया गया हो एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 32 or shelf prospectus referred to in section 31 or any notice, circular, advertisement or any the document inviting offers from the public for the subscription of the purchase of any securities of a body corporate, यानी किसी भी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई भी है उसके किसी भी शेयर को, डिबेंचर को या सिक्योरिटीज को इनवाइट करता हो खरीदने के लिए या फिर सब्सक्राइब करने के लिए, वो ऐसे डॉक्यूमेंट को हमने प्रॉस्पेक्ट्स कहा है। ठीक है। अब इसके अलावा जो कहा है 26 सेक्शन भी कवर करता है इसको। तो वो क्या कहता है? जो सेक्शन 26 है, डील्स विद द मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्ट्स। तो प्रॉस्पेक्टस में जो भी मैटर डील किए जाएंगे उनको कवर करता है सेक्शन 26, यानी उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कंटेंट्स क्या होंगे, लीगल प्रोविजंस क्या होंगे, वो सारे सेक्शन 26 में बताए गए हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई है। आपको याद रखने की बात रहेगी, एक तो जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है वो 1984 है, जो 2013 का जो एक्ट है कंपनीज का, उसका सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 26, ये तीनों बातें आपको प्रॉस्पेक्टस के टॉपिक को याद करते समय कॉल कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको कीवर्ड्स भी बता दिए हैं। अब बात करते हैं एक्चुअली क्या है। तो ये कहता है, ये डिटेल है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन डिटेल है अबाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग फॉर सेल टू द पब्लिक। अपनी भाषा की बात करते हैं, देसी भाषा की बात करते हैं, तो ये कहता है प्रॉस्पेक्टस ऐसा एक स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी डिटेल होती है इंफॉर्मेशन की, जिसका मतलब ये होता है कि वो पब्लिक को इनवाइट करता है और वो अपने शेयर्स को सेल करने के लिए खुद अपने आप को ऑफर करता है और पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि वो उनमें इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है।
अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जरा देखिएगा। इट सर्व्स एज अ रिटन एविडेंस, ये एक लिखित गवाह है या एक सबूत है या एक प्रमाण है अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज। शेयर्स या सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स के इश्यू करने के बारे में जितने भी नियम शर्तें रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उनके बारे में एक लिखित प्रमाण है जो अपने आप को पेश करता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इट डिस्क्राइब्स द नेचर और एक्सटेंशन ऑफ सिक्योरिटीज। नेचर ऑफ सिक्योरिटीज कह लो या एक्सटेंशन ऑफ सिक्योरिटीज कह लो, किन किन तरीके से सिक्योरिटीज यानी शेयर्स वगैरह को उन्हें इशू किया जाएगा उस बारे में भी बताता है, और किस टाइप की होगी ये उसके बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, अब कहता है जो प्रोस्पेक्टस है इट मेंटेन्स ऑथेंटिक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड को भी मेंटेन करता है, उस रिकॉर्ड को जो कंपनी का एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। ऐसा वैसा कोई भी रिकॉर्ड इसमें नहीं शामिल होता, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वर्ड आपको याद रखना है, लीगल डॉक्यूमेंट है ये। तो लॉ वाइज जितने भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होंगे ये कंप्लीट भी होंगे, कंसाइज भी होंगे और कॉन्फिडेंशियल भी होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल है, इसका मतलब ये मान के चलना कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। अभी कहते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो जरा मैं आपको बताऊं प्रोस्पेक्टस में क्या क्या शामिल होता है। ये कहता है इसमें नाम लिखा जाता है, हर कंपनी का नाम लिखा जाता है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके बारे में सारी जानकारी होती है, डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी होती है, और तो और उन डायरेक्टर्स की कंसेंट के बारे में जानकारी होती है, ऑडिटर्स की, बैंकर्स ऑफ इशू की, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन होते हैं यदि कोई होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस में जो जिसका एड्रेस है उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, जो फाइनेंशियल ऑफिसर है उसके बारे में, इस कंपनी के कौन लीगल एडवाइज़र हैं, बैंकर्स कौन है, ट्रस्टीज कौन है, उन सब के बारे में इसकी पूरी जानकारी रहती है। ठीक है, अब ये कहता है कब इशू खुलेगा और कब इशू क्लोज होगा, इस सब के बारे में भी पूरी जानकारी रहेगी। अगर कोई अंडर राइटिंग हो रही है तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी रहेगी। ये कहता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। इसी तरीके से इस कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरी जानकारी प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। उसके अलावा किस टर्म्स किस कंडीशंस के साथ में जो शेयर्स हैं वो इशू किए जाएंगे, प्रेजेंटली कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं, इन फ्यूचर व्हाट दे हैव अ प्लान, इसके बारे में भी पूरी सारी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसकी कंपनी के शेयर्स के बारे में जितनी भी जानकारी होगी और कंपनी से रिलेटेड जो उसके बनाने वाले लोग हैं यानी डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके सारी जानकारी होगी, कंपनी की पूरी जानकारी होगी। इस तरह की 3 मोटी मोटी जानकारियां एक प्रोस्पेक्टस में शामिल की जाती हैं। ठीक है, अब ये कहता है कितना रिस्क फैक्टर है कंपनी का वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। उसके अलावा ये बात करें कि जो किसी भी प्रोजेक्ट का जो गेस्टेशन पीरियड है वो क्या होगा उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब है उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो वो सब मेंशन किया जाता है ताकि कि कोई भी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उसे एक पता हो कि एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड क्या है उस कंपनी के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तो वो निर्णय ले सके कि उसे पैसा लगाना है इसमें कि नहीं लगाना है। ठीक है, कोई भी अगर पेंडिंग लीगल एक्शन है उस सब को भी बारे में इसमें मेंशन किया जाता है। ठीक, आगे की बात करते हैं, हम बात करेंगे लीगल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, है ना। लीगल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, तो इसमें ये कहता है कि लीगल प्रोविजन बहुत सारे हैं, कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से चीज़ों को बारे में हाईलाइट करना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ड्यू प्रॉस्पेक्ट्स है उसके बारे में क्या कहता है। इसके अलावा जो किस तरह की कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, कौन सी कंपनीज को एग्जेम्प्टेड किया गया है, तो इसके बारे में भी इसके लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो जैसे मैं आपको बात बताऊं कि किन किन कंपनीज को जो प्रॉस्पेक्टस है वो इशू करना होता है, किन कंपनीज को नहीं भी इशू करना होता है। तो देखो ये कहता है जितनी भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होंगी उनको ये प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। ये इशू करने के लिए कंपनी का कोई भी व्यक्ति इशू कर सकता है, मतलब और एक जो पब्लिक कंपनी होगी अगर वो
लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो इशू करेगी। उस कंपनी की तरफ से कोई भी व्यक्ति इशू कर सकता है। इसके अलावा किसी भी कोई अन्य संस्था है वो भी ऐसा इशू कर सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक है वगैरह, मर्चेंट बैंकिंग वगैरह है, वो भी इसे इशू कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसके जो शेयर्स की जो सेल करनी है उसके संबंध में भी प्रॉस्पेक्टस इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉस्पेक्टस को इशू कर सकते हैं। अब ये कहता है कब कब ऐसा हो कि प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं क्योंकि उनमें शेयर कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है, तो इफ़ दे डोंट हैव एनी शेयर कैपिटल दे हैव नो नीड टू इशू द प्रॉस्पेक्टस। तो ये कहता है एक निजी कंपनी को भी एक प्रविवरण को इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा ये कहते हैं अगर कोई भी जो शेयर है या जो डिबेंचर है, अगर आप तो इशू कर रहे हो पर यू आर नॉट इनवाइटिंग द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स और डिबेंचर्स, तो भी प्रॉस्पेक्टस को इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर आप जनता को ऑफर ही नहीं कर रहे हो तो ऑफर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से ये कहता है अगर जनता को तो आप ऑफर कर रहे हो लेकिन किसी जो रिकॉग्नाइज्ड शेयर मार्केट में उसका लिस्टिंग हुआ है तो भी शायद हो सकता है कि पहले जो इसमें शेयर्स इशू करे हैं उसके लिए जो प्रॉस्पेक्टस है वही सफिशिएंट होगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि कौन कौन से लीगल प्रोविजंस को हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब ये कहता है कुछ टाइम पीरियड होता है, लीगल प्रोविजंस में बात करेंगे, कुछ टाइम पीरियड होता है कि कब कब आपको प्रॉस्पेक्टस इशू कर देना चाहिए। तो ये कहता है जैसे ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी जैसे ही बनती है तो उसके कुछ एक टाइम पीरियड के बाद में ही उसको प्रविवरण को इशू करना होता है। ठीक है, इसके लिए जनरली 2 मंथ्स कहा गया है, 60 डेज कहा गया है। और इसके अलावा ये कहता है उस प्रॉस्पेक्टस पे डेट भी मेंशन करनी होती है कि किस डेट पे ये प्रॉस्पेक्टस इशू करा है, ताकि कि ये पता चल जाए कि कितने टाइम का गैप आया है इनकॉर्पोरेशन में और इसके इशू करने में। ठीक है, इसी की तरह से ये कहता है जो एप्लीकेशन लेटर दिया जाएगा उसके साथ साथ प्रॉस्पेक्टस की कॉपी भी दी जाती है लोगों को, ताकि उन्हें पता हो कि इस कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे ये कहता है जो प्रॉस्पेक्टस होता है विदाउट रजिस्टर्ड प्रॉस्पेक्टस कैन नॉट बी इशू, यानी फर्स्टली यू हैव टू रजिस्टर द प्रॉस्पेक्टस। अगर प्रविवरण को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो उसको इशू नहीं किया जा सकता। तो इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसका जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों के इसके साथ में लगाया जाता है, तब उसको रजिस्ट्रार के पास में से रजिस्टर्ड करवाया जाता है। ठीक है, ये कहता है कि जब भी रजिस्टर्ड किया जाएगा उसकी कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट उसमें शामिल किए गए उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन से पहले तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि कभी भी आप इमेजिनरी नेम से कभी भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हो। आप कंपनी का जो नाम होता है उसी नाम से ही उस प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रार को इसका कॉपी भेजा जाता है, उसको फीस दी जाती है, एक्सपर्ट्स का जो है उसमें परमिशन लगाया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जैसे 60 डेज़ मैंने अभी बताया, वो 60 से 90 डेज़ के बीच में उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कि आपने प्रॉस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर क्या होगा? तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया होगा तो दंड का प्रावधान है। तो ठीक है, तो वो ये कहता है इस दंड के लिए भी कैश भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये दोनों सारी चीज़ें का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको बात बताती हूँ कि एक मैंने लिखा है SLP, यानी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी प्रॉस्पेक्टस की बजाय अगर कोई एक स्टेटमेंट जारी किया जाए तो वो क्या होता है। ध्यान देना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि SLP क्या है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर बार ही अपना एक प्रॉस्पेक्टस जारी करे जब जब वो शेयर इशू की बात करती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर जो पब्लिक को अगर वो ऑफर नहीं कर रही है तो
ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्रॉस्पेक्टस को जारी करे। अगर वो अपने ही फ्रेंड्स को या अपने ही सदस्यों को ही केवल शेयर इशू कर रही है और एक जनरल पब्लिक को नहीं इनवाइट कर रही है, तो फिर एक स्टेटमेंट भी वो इशू कर सकती है। इसी को बोलते हैं SLP, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये इसी को ये कहते हैं। इसको अगर हम एक शॉर्ट वर्ड में कहें तो एक संक्षिप्त विवरण पत्रिका होती है ये, यानी एक इन ब्रीफ, एक शॉर्ट जो इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होता है ये। ठीक है, तो इसको हम एक और शब्द में बता रही हूँ आपको, स्थानापन्न प्रविवरण भी कहते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इजी रहे इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात बता रही हूँ। तो ये जब भी प्रविवरण नहीं तैयार करा जाता है तो स्थानापन्न प्रविवरण को तैयार किया जाता है, और ये केवल उसी केस में होता है जब आपने पब्लिक को इनवाइट ना किया हो और केवल अपने मेंबर्स या फ्रेंड्स में ही उसको इनवाइट किया हो। ठीक है, तो ये कहता है जब इस तरह की कोई भी चीज़ें होती है तो SLP को इशू किया जाता है। अब SLP में क्या क्या रहेगा वो चीज़ है। एक तो ये बात रखो कि उसमें शेयर और शेयर कैपिटल दोनों के बारे में जानकारी रहेगी। इसके अलावा जो अथॉरिटी है उसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। कितनी एसेट्स को क्रैक किया गया यानी परचेज किया गया उसकी पूरी डिटेल रहेगी। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, कमीशंस हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी रहेगी। इवन कौन बेनिफिशियरी रहेगा, किसके कितने इंटरेस्ट रहेंगे, उस सब की भी जानकारी रहेगी। इवन और उसमें ये कहता है जो भी प्रमोटर्स और ऑडिटर्स हैं उनके सिग्नेचर रहेंगे। प्लस उसमें ये कहता है उनके बारे में भी जानकारी रहेगी। और लास्ट अगर मैं कहूँ तो उस स्टेटमेंट में जो इशू होने की डेट है वो भी मेंशन की जाती है। तो एक इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि SLP जो है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जिसको SLP कहा गया है, SLP इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट विच इज इशूड इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी प्रॉस्पेक्टस की जगह पर इशू किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक बात हमेशा याद रखो, जब भी प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है कुछ चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे इसको एक कहा गया है शब्द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये कहता है कि कभी भी जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा तो किसी भी हालत में गलत या झूठी, मिथ्या, ऐसी भ्रामक जो कि कंफ्यूज करती हो, मिसलीड करती हो या मिसगाइड करती हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को नहीं पब्लिश नहीं किया जा सकता, नहीं शामिल किया जा सकता। मान लीजिए किसी प्रॉस्पेक्टस में कोई गलत जानकारी दी गई है या कोई ऐसी जानकारी दी गई है जो कि मिसलीड करने वाली है या जिसका मीनिंग कुछ और भी निकलता हो और कंपनी कुछ और कहना चाहती है, और इससे जो पब्लिक है वो कंफ्यूज हो जाए और वो अपने डिसीजंस को, शायद वो उसे समझ में आ जाता तो डिसीजन ना में लेती, लेकिन क्योंकि समझ नहीं आया और उसने समझा कि जो समझा है वो सही समझा है, इस वजह से उसने हाँ में निर्णय ले लिया। तो ऐसा हो सकता है कि इस सब के अगर ऐसा होता है और पब्लिक को कोई हर्ट होता है तो ये एक पेनल्टी मानी गई है इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कि अगर आप अपने प्रॉस्पेक्टस में कोई भी ऐसी जानकारी शामिल करते हो जो झूठी है, मिथ्या है या भ्रामक है, यानी कंफ्यूज करने वाली है या मिसलीड करने वाली है, तो इसके लिए पेनल्टी है और इसके लिए बकायदा जुर्माना यानी दंड भी दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ना ही तो अधूरी हो और ना ही तो वो कंफ्यूज करने वाली हो, वो क्लियर भी हो, वो कंसाइज भी हो और वो कंप्लीट भी हो। इस तरह की बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेक्टस एंड SLP। तो SLP और प्रॉस्पेक्टस में क्या अंतर होता है, आपकी बुक्स में ये जरूर मैटर दिया हुआ होता है। मैंने एक मोटे तौर पे आपको ये बता दिया है, इसको आपको कवर कर लेना चाहिए ताकि कि आपका आंसर एक अच्छी वेटेज ले जाए। जब भी आप SLP का आंसर देंगे आप प्रॉस्पेक्टस को फुल्ली डिफाइन करेंगे और उसके बाद इनके जो डिफरेंसेस है उनको मेंशन करेंगे। डायरेक्टली डिफरेंस नहीं मेंशन करना चाहिए, चाहे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। हमेशा एक स्मार्ट आंसर लिखने की आदत डालिए बजाय कि शॉर्टकट में लिखने की। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, कितने तरह के होते हैं जो प्रविवरण। देखो मैं एक मोटे मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ। मैंने इसे 5 हिस्सों में माना है। कई बार कई बुक्स में आपको 4 ही हिस्से मिलेंगे। मैंने एक और हिस्सा माना है जिसको पिंक प्रॉस्पेक्टस कहा है, तो पिंक हेयरिंग भी कहा है। जैसा देखो, सबसे पहले है अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस, एक है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, एक है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, एक है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस और एक है पिंक हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। जरा इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ और कीवर्ड्स मैंने आपके साथ साथ लिख दिया ताकि आपको इजी रहे इसको याद करना। देखो, अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस जो होता है उसमें क्या होगा, अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस वो होता है जो पूरी तरह के बारे में सारी जो इसकी जानकारी है वो शॉर्ट में देगा। ठीक है, जैसे ये कहता है इट इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रॉस्पेक्टस दैट इंक्लूड्स ऑल द मोस्ट की एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस बट इन कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी एक तरीके से
सारी चीज़ों को तो शामिल करेगा लेकिन उसकी डिटेल नहीं देगा, कीवर्ड्स में उसकी डिटेल डालेगा, राइट। ये तो हो गया अब्रिज। तो इसके आगे मैंने एक वर्ड लिखा है शॉर्ट, ठीक है। तो की एलिमेंट सारे शामिल होंगे, कंसाइज फॉर्म में होंगे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है। यहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं डीम्ड। डीम्ड में क्या होता है, ऐसा माना गया है कि ये प्रॉस्पेक्टस है। इसमें एक बात हमेशा याद रखो, जो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस होता है ना, दैट इज डीम्ड to have been made by the issuer, though it is actually offered to the public by the third party। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है थर्ड पार्टी। माना ये जाता है कि कंपनी ही इशू कर रही है इस प्रॉस्पेक्टस को, लेकिन एक्चुअली ये थर्ड पार्टी के द्वारा कंपनी के फेवर में इशू किया गया वो इस प्रॉस्पेक्टस होता है, इसीलिए इसका नाम है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस माना गया है, ठीक है। तो ये इसके लिए मैंने आपको कीवर्ड दे दिया है, ये थर्ड पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। इसके आगे ही कहता है द इशूअर सेव्स द अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस इन सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को बेचने में जो जितने भी अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो बचा लेता है, क्योंकि वो खुद ही इसको इशू कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। देखो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो बैंक होते हैं उनके द्वारा जब बॉन्ड्स वगैरह जारी किए जाते हैं ना, तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जाता है। और शेल्फ प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, इसका ये मतलब रहता है कि प्रॉस्पेक्टस डिस्क्राइब अ सेट ऑफ unissued but registered securities. It is used in situation where securities are issued in consecutive stages over a period of time because the size of issue is too large. बार बार अगर आप बॉन्ड को इशू करते हो तो क्या होता है कि बार बार उसके बारे में एक बड़ा प्रॉस्पेक्टस इशू करना इतना फिजिबल नहीं होता है, तो इसके लिए वो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को इशू कर देता है। इससे ये होता है कि उसके बारे में एक मोटी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया शेल्फ। अब एक बात करते हैं रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस की। ये कहता है इसमें क्या होता है, इसमें एक एस्टिमेटेड होता है कि इतने अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो इशू करने वाली है कंपनी, उसकी प्राइस मेंशन नहीं होती। देखो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज भी मेंशन नहीं होता, प्राइस भी मेंशन नहीं होता। मैंने ये दो बातें लिख के आगे कट लगाया है, इससे ये आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ों को कीवर्ड्स हैं कि प्राइस भी इशू नहीं होते इसमें इशू की जाती और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज भी इसमें मेंशन नहीं की जाती। तो रेड हेयरिंग जो होता है वो ये कहता है that contains most of the information that will be presented in a final prospectus but often doesn't mention a price and or the number of securities, ठीक है। It is alternatively known as preliminary prospectus, यानी एक प्रारंभिक प्रविवरण भी कहा गया है। इसके लिए एक वर्ड आप भी ध्यान रख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिलिमिनरी प्रॉस्पेक्टस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं पिंक हेयरिंग। पिंक हेयरिंग जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो ये कहता है दैट इज इशूड विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड और इन एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द एस्टिमेटेड और इन इंडिकेटिव प्राइस रेंज। इट इज अ प्रिलिमिनरी प्रॉस्पेक्टस दैट प्रोसीड्स द फाइलिंग ऑफ रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। यानी पिंक हेयरिंग के बाद में रेड हेयरिंग का टर्न है, रेड हेयरिंग के बाद में मेन प्रॉस्पेक्टस का टर्न है। कुछ इस तरीके की चीजें हैं। जरूरी नहीं है हर कंपनी इस तरह के प्रॉस्पेक्टस को इश्यू करे, पर इट कैन हैपन कि कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इसके टाइप्स बता दिए और प्रॉस्पेक्टस इशू करना कई परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट हैविंग अ प्रॉस्पेक्टस दिस इज नॉट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी विच इज सपोज्ड बाय द पब्लिक फॉर द कंपनी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रॉस्पेक्टस के टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए, प्रॉस्पेक्टस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आज के वीडियो में मैंने आपको प्रॉस्पेक्टस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके वीडियो आपके इंफॉर्मेशन में मिल जाए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।